हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमने पहले दो लॉ देख लिए। आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा नियम गति का। मोशन मतलब गति, हमको पता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं उसके बारे में। इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, नैसर्गिक रित्या कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता, ऐसा बोला गया है। क्यों? इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, अकेला क्यों नहीं होता? अब हम किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे तो एक फोर्स हो सकता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन फोर्स अकेला नहीं होता, ऐसा बोला गया है। फोर्स इज रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, फोर्स जो होता है बल, वो रेसिप्रोकल एक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, यानी परस्पर क्रिया होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच की। रेसिप्रोकल एक्शन मतलब परस्पर क्रिया। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो आप, अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब वो जो फोर्स है वो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच की परस्पर क्रिया है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लगा रहा है तो दूसरा पहले के ऊपर लगा रहा है। इस तरीके से कुछ रेसिप्रोकल एक्शन होती है फोर्स। यानी फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स, फोर्सेस जो होते हैं हमेशा पेयर में अप्लाई होते हैं। पेयर मतलब जोड़ी, हमें पता है, जैसे हमारी सॉक्स की पेयर होती है, हमारी जूतों की पेयर होती है, यानी दो होते हैं उसमें जूते, तो वो पेयर बोलते हैं। उसी तरीके से फोर्स हमेशा दो आते हैं, अकेला फोर्स नहीं होता। ऐसा क्यों बोला गया है, चलिए हम देखेंगे अभी। When one object applies a force on another object, the latter object also simultaneously applies a force on former object. क्या बोला गया है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, तब दूसरा ऑब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली मतलब उसी वक्त, उसी टाइम पे। जैसे पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसी टाइम पे पहला फोर्स लगते समय ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, ऐसा बोला गया है। द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमें समझ में नहीं आया कैसे भाई, एक फोर्स हो सकता है, अभी मैं किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ किसी बॉडी के ऊपर, तो मेरा अकेले का फोर्स है ना वो तो, लेकिन यहाँ पे तो बोला गया कि इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, अकेला हो ही नहीं सकता। फोर्सेस इज रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच की परस्पर क्रिया होती है। फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब एक होगा तो उसके साथ दूसरा भी होगा। अभी मैं किसी चीज पे ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब वो चीज भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है उसी वक्त, जिस वक्त मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, अब मैं किसी को ढकेल रहा हूं, मैं उसको आगे ढकेल रहा हूं, आगे ढकेल रहा हूं मतलब मैं उसको पुश कर रहा हूं आगे, तो उसी वक्त वो ऑब्जेक्ट भी मुझे पीछे पुश करेगा, मेरे ऊपर भी फोर्स लग रहा है उसी टाइम पे पीछे की तरफ। अगर कोई दीवार को मैं ढकेल रहा हूं आगे, तो वो दीवार आगे जाएगी क्या? नहीं, मैं पीछे चला जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक उस दीवार के ऊपर जो मैं लगा रहा हूं, और उतना ही फोर्स, उतने ही मैग्नीट्यूड का मेरे ऊपर भी लग रहा है उस दीवार से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं उसे आगे की तरफ लगा रहा हूं फोर्स, तो मेरे लिए वो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, दीवार का मेरे ऊपर जो लग रहा है वो। तो इस तरीके से द फोर्सेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट कैसे? डायरेक्शन ऑपोजिट होती है उनकी। अगर मैं दीवार को आगे ढकल रहा हूं तो दीवार मुझे पीछे ढकेलेगी, तो इसका मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होते हैं। हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। The force applied by the first object is called action force, while the force applied by second object on the first is called reaction force. अभी जो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसे एक्शन फोर्स बोलते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसे रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। हमने सुना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ किस तरीके से होता है, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन मतलब क्या, रिएक्शन मतलब क्या, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स को बोला गया है। द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, पहला ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है वो एक्शन फोर्स। अभी मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, दीवार को ढकेलने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो गया एक्शन फोर्स। लेकिन उसी टाइम पे दीवार से भी मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो वो क्या हो गया? रिएक्शन फोर्स। और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। आपने बचपन में कभी किया होगा, प्लास्टिक की बोट लेके उसको एक होल बना के बलून, उसके पीछे बलून लगा के हवा भर के बलून के अंदर वो बलून लगाया होगा और पानी में छोड़ी होगी बोट, तो क्या होता है, जैसे जैसे उस बलून से हवा निकलती है वो बोट आगे आगे मूव होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बलून से हवा निकल रही है पीछे,
तो वो हवा जो एयर प्रेशर से निकल रही है पीछे से, वो उस बोट के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो बोट कैसे मूव होगी, उस जो एयर बलून से निकल रही है उसका फोर्स उस बोट के ऊपर लगेगा और इसलिए वो बोट आगे आगे मूव होगी। प्लास्टिक की बोट पानी में लेके आपने कई बार किया होगा बचपन में, अगर नहीं किया फिर भी बता रहा हूं आपको कि इसी तरीके से फोर्स एक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। ये हो गया हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। आपको याद रखना है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे, जैसे ही एक्शन फोर्स काम कर रहा है उसी टाइम पे, उसी वक्त, उसी दरमियान रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट पे नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। पहला ऑब्जेक्ट एक्शन फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्शन फोर्स जो कि पहला ऑब्जेक्ट लगा रहा है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट लगा रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे लग रहे हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ जो कि आपको याद रखना है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। आप लिख के भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अभी एक बुक में क्या दिया गया हमारे, एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म्स दैट एक्सप्रेस फोर्स। अब तक तो हम न्यूटन की थर्ड लॉ कैसे बोलते थे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वहां पे एक्शन और रिएक्शन किसको बोला गया था, फोर्स को, इसलिए बताया एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म्स दैट एक्सप्रेस फोर्स। एक्शन और रिएक्शन और कोई नहीं, वो टर्म्स किसको एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स को, उसे फोर्स ही बोलते हैं। दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स, और वो फोर्स पेयर्स में एक्ट होते हैं, मतलब एक फोर्स नहीं होता, उसके साथ दूसरा भी होता है। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, अकेला कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब आप जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अकेला है क्या फोर्स, नहीं, दो फोर्सेस है, एक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला, एक आपके ऊपर लगने वाला। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है वो साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे, समकालीन हम बोल सकते हैं, उसी दरमियान जिस टाइम पे एक्शन फोर्स लग रहा है उसी टाइम पे रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट हो रही है। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो आप बोलोगे मेरा फोर्स एक्शन फोर्स है जो मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर उसी टाइम पे फोर्स लगा रहा है वो हो गया रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड हेंस कैन नॉट कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। हमने तो देखा था अगर कोई दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को कैंसिल करते, लेकिन यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बोल रहे हैं हम, लेकिन कैंसिल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे, दो ऑब्जेक्ट पे अलग अलग लग रहे, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है क्या, नहीं, एक्शन फोर्स पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है और रिएक्शन फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। चलिए आगे देखते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। चलिए क्या क्वेश्चन दिए गए हमारे बुक में, व्हाइल हिटिंग अ बॉल विद अ बैट द स्पीड ऑफ द बैट डिक्रीजेस। हाँ, हमने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम बैटिंग करते, जब हम बॉल को हिट करते तो क्या होता है, हमारी बैट की जो स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। पहले स्पीड से बैट घुमाते हैं हम, लेकिन जैसे बॉल को हिट करती है बैट, वैसे बैट की स्पीड कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस तरीके से बैट बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसी तरीके से बॉल का फोर्स भी बैट के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्शन फोर्स हम क्या बोलेंगे, बैट का, जो कि बॉल के ऊपर लग रहा है। तो रिएक्शन फोर्स क्या है, बॉल का फोर्स जो कि बैट के ऊपर लग रहा है। पहला बैट का फोर्स जो बॉल के ऊपर लग रहा है, दूसरा बॉल का फोर्स जो बैट के ऊपर लग रहा है। दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस से पेयर में है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। और उस फोर्स की वजह से जो कि बैट के ऊपर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, उससे बैट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, द बैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉल, द बॉल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द बैट एट द सेम टाइम, या फिर साइमल्टेनियसली हम बोल सकते हैं। हेंस द स्पीड ऑफ द बैट डिक्रीजेस, इसलिए बैट की स्पीड कम हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, अ गन रिकॉइल्स दैट इज मूव्स बैकवर्ड्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा या पता होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी कोई गन चलाता है, गोली चलाता है गन,
तब जो गन है वो रिकॉइल खाती है। रिकॉइल मतलब वो पीछे आ जाती, थोड़ी सी मूव होती है बैकवर्ड साइड में। और ऐसा क्यों होता है हमें पूछा गया है। अ गन रिकॉइल्स दैट इज मूव्स बैकवर्ड्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगा रही है जो कि एक्शन फोर्स है। उसी तरीके से बुलेट सेम टाइम पे गन के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि रिएक्शन फोर्स होगा। इसलिए गन रिकॉइल खाती है। इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो, द गन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बुलेट, जो कि एक्शन है। द बुलेट एट द सेम टाइम एक्सर्ट्स अ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द गन। लेकिन बुलेट उसी टाइम पे सेम फोर्स एक्सर्ट करती है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। हेंस गन रिकॉइल्स, इसलिए गन जो है रिकॉइल होती है। मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट का भी मैकेनिज्म इसी तरीके से है। हमको पता है रॉकेट कैसे ऊपर जाता है। रॉकेट के नीचे से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। गैस कौन से बहुत सारे गैसेस होते हैं जो कि प्रेशर लगाते हैं हमारी अर्थ पे, और वो जो गैसेस है वो नीचे से निकल रहे तो वो ऊपर की तरफ रॉकेट को ढकेलेंगे। मतलब रॉकेट गैसेस पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो गैसेस जो है वो रॉकेट की वो रिएक्शन फोर्स लगाएंगे रॉकेट पे जो कि ऊपर की तरफ होगा। और वो जो फोर्स है रॉकेट पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा, इसलिए रॉकेट मूव होता है आगे। तो मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट सेम इसी तरीके से, जैसे हमारे गन का रिकॉइल या फिर कोई भी चीज अगर आप जैसे आप न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं, वही है मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ अ रॉकेट। तो न्यूटन की थर्ड लॉ से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें पूछा गया तो हमने एक्सप्लेन किया। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गति संवर्धनाचा नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, चलिए देखते हैं। कंजर्वेशन मतलब जतन किसी भी चीज का, यानी कि वो चेंज नहीं होती। ऐसी जो भी चीज है, अभी यहाँ पे मोमेंटम बोला गया तो मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला है। मतलब क्या है, चलिए हम देखने वाले हैं। उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गति संवर्धनाचा नियम। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज मास m1 and its initial velocity is u1 and object b has mass m2 and initial velocity u2। क्या बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट है ये जिसका मास m1 है and its initial velocity u1 और उसकी initial velocity u1 है, and object b has mass m2, ऑब्जेक्ट b है जिसका मास m2 है and its initial velocity is u2 और उसकी initial velocity u2 है। According to formula for momentum, initial momentum of A is m1 u1 and that of B is m2 u2। अब हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा ए का वो क्या होगा, m1 u1, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u1 है, मास तो m1 ही रहने वाला है। और B का इनिशियल मोमेंटम m2 u2, क्योंकि u2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है इसीलिए। सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, अभी क्या बोला गया है कि ये दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हैं, मतलब टकरा रहे, एक दूसरे से टक्कर हो रही है उन दोनों की, ऐसा हमें सपोज करना है। लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी F1, अभी दो टक्कर हो रही है दो चीजों की तो फोर्स तो लगेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि ए के ऊपर फोर्स लग रहा है बी की वजह से, कितना F1, ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है F1। दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन ए, अब फोर्स है तो वहां पे एक्सेलरेशन भी होगा, तो ए में एक्सेलरेशन आ रहा है एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम v1, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी v1 हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u1 थी, अब फाइनल उसकी v1 हो रही है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर F1 फोर्स लग रहा है b से और उसकी वेलोसिटी चेंज होके v1 हो रही है। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इक्वल टू m1 v1, इसलिए उसका कोलिजन के बाद का मतलब जो टक्कर हो रही है उसके बाद का मोमेंटम कितना होगा, m1 v1, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होके v1 हो गई तो m1 v1 उसका फाइनल मोमेंटम हम बोल सकते हैं। According to Newton's third law of motion, A also exerts equal force on B but in opposite direction। अभी न्यूटन का थर्ड लॉ का मोशन अभी हमने देखा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या देखा न्यूटन का कि कोई भी फोर्स अगर लग रहा है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स भी लगता है। तो इस तरीके से ए के ऊपर फोर्स लग रहा है यानी कि ए पर ए भी बी के ऊपर फोर्स लगाएगा। ए ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन बी, ए भी बी के ऊपर फोर्स लगाएगा लेकिन इक्वल होगा वो फोर्स, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है, डायरेक्शन ऑपोजिट। दिस फोर्स कॉज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, और उसकी वजह से बी में भी एक्सेलरेशन आएगा, बी का भी वेलोसिटी चेंज होगा। और इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2, तो बी की वेलोसिटी क्या हो गई कोलिजन के बाद v2, पहले क्या थी u2, इनिशियल वेलोसिटी बी की u2 थी, बाद में v2 हो गई। द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन m2 v2, अब जो बी का मोमेंटम होगा चेंज कोलिजन के बाद जो मोमेंटम हो रहा है उसका m2 v2, मास इनटू वेलोसिटी।
पहले u1 u2 थी वेलोसिटी इनिशियल, अभी v2 बन गई तो मोमेंटम m2 v2 बन गया। इफ f2 इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट b, अब पहले हमने देखा f1 जो फोर्स था वो b से a के ऊपर लग रहा था, अभी f2 फोर्स है जो कि a से b के ऊपर लग रहा है, यानी b के ऊपर f2 फोर्स लग रहा है। तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन के, f2 इज इक्वल टू माइनस f1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, f2 इक्वल टू f1, लेकिन माइनस साइन क्यों लिया है? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। हमें पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन होती है, अगर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन दिखानी होगी तो हम माइनस साइन से, निगेटिव साइन से दिखाते हैं, इसलिए f2 इज इक्वल टू माइनस f1। इसका मतलब ही f2 और f1 दोनों इक्वल है फोर्स, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। हमने क्या किया, उसको ही मास इंटू एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिख दिया, f2 को m2a2 लिख दिया, f1 को m1a1 लिख दिया, इसलिए हमें क्या मिला, m2a2 इज इक्वल टू माइनस m1a1। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, f इक्वल टू ma हमें पता है, इसलिए हमने f2 को m2a2 लिख दिया और f1 को m1a1 लिख दिया, हमें मिला m2a2 इज इक्वल टू माइनस m1a1। अभी आगे क्या मिलता है इससे, हमने एक्सेलरेशन को क्या किया, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t किया a2 को। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन, तो v माइनस u बाय t होता है एक्सेलरेशन a। अब यहाँ पे a2 की बात कर रहे हैं हम, तो v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, सेकंड ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू माइनस m1 और a1 की जगह v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी माइनस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और हमने किससे लिया फार्मूला a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t से। बस a2 और a1 की जगह हमने वो फॉर्मूले से क्वांटिटीज रख दी। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये दोनों तरफ का t कैंसिल हो जाएगा, t जो है वो दोनों तरफ है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैं t को कैंसिल कर रहा हूँ दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों साइड पे वो कैंसिल हो जाएगा। अभी m2 को कॉमन निकाल के v2 माइनस u2 वो तो है ही, m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 इन ब्रैकेट v1 माइनस u1 आ गया, माइनस m1 इज इन ब्रैकेट v1 माइनस u1। इसका मतलब m2 से मल्टीप्लीकेशन है v2 माइनस u2 का और माइनस m1 से v1 माइनस u1 का। अभी आगे क्या मिला, अगर हमने m2 v2 माइनस m2 u2, m2 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट से, एक एक ब्रैकेट के एक एक एलिमेंट से, m2 v2 माइनस का साइन माइनस m2 u2, m2 से u2 को इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस m1 v1 और फिर माइनस m1 इंटू माइनस u1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस m1 u1 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको तो ये बेसिक मैथ आता होगा। तो हमें क्या मिला, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 हमें मिला। चलिए अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलता है, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अभी यहाँ पे देखिए राइट साइड में m1 v1 जो है वो निगेटिव है, दिख रहा होगा आपको, m1 v1 राइट साइड में निगेटिव क्वांटिटी है, वो लेफ्ट साइड में आके पॉजिटिव बन गई, और m2 u2 लेफ्ट साइड में निगेटिव क्वांटिटी है जो कि राइट साइड में आने के बाद पॉजिटिव होगी। तो बस हमने सारी चीजों को पॉजिटिव किया, यानी कि रीअरेंज किया है। m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 हमें मिल गया। अभी यही क्या है, m2 v2 क्या है, मोमेंटम है, हमको पता है किसका मोमेंटम है, सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम m2 v2 है, और m1 v1 सेकंड बॉडी का, सॉरी फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम है, m1 u1 फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है, और m2 u2 सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या आ गया, हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला है, m2 v2 प्लस m1 v1, यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, और राइट साइड में हमें क्या मिला है, m1 v1 प्लस m2 u2, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, हमें क्या मिला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। लेफ्ट साइड में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम, दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम का एडिशन है, m2 v2 प्लस m1 v1, या फिर हम बोल सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, और राइट साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम, दोनों ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड है, उनकी सम है, m1 u1 प्लस m2 u2 हमें मिल गया। तो इससे हमें क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व हो गया, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम है। स्टार्टिंग में इनिशियली जितना मोमेंटम था दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के, उतना ही फाइनली है दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के। हमने क्या क्या देखा, चलिए फिर से देखते। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज मास m1 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी u1। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और इसी वजह से उसका इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, m1 इंटू u1 आ जाएगा।
और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, m2 इंटू u2। सीधी सी बात है। फिर उन दोनों का टक्कर हो गया, कोलाइड हो गए दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, तो ए के ऊपर फोर्स लग रहा है F1 जो कि बी लगा रहा है टक्कर होने की वजह से, तो इसलिए ए की वेलोसिटी चेंज होकर v1 बन गई। पहले u1 थी फिर v1 बन गई, तो उसका मोमेंटम चेंज होकर m1 v1 बन गया, तो ए का फाइनल मोमेंटम m1 v1। उसी तरीके से हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, तो बी के ऊपर भी फोर्स लगेगा जो कि F2 है, इसलिए बी की भी वेलोसिटी चेंज होकर v2 बन गई फाइनल वेलोसिटी, तो उसका फाइनल मोमेंटम m2 v2 बन गया। अभी हमको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू माइनस F1, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए F2 इक्वल टू माइनस F1। F इज इक्वल टू ma, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हमने निकाला था सेकंड लॉ से, तो F इज इक्वल टू mo को हम पुट करेंगे, F2 को m2 a2 लिखा, F1 को m1 a1 लिखा, हमें मिला m2 a2 इज इक्वल टू माइनस m1 a1। अभी एक्सेलरेशन जो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो बस हमें a2 को v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t लिखा और a1 को v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t लिखा और रख दिया, दोनों तरफ से t कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला m2 इंटू v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1। जब हमें इसे एक्सपांड किया तो हमें क्या मिला, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 हमें मिल गया। रीअरेंज किया दोनों तरफ से अच्छे से, तो हमें क्या मिला, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। m2 v2 प्लस m1 v1 यानी कि फाइनल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का, और m1 u1 प्लस m2 u2 यानी कि इनिशियल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का, तो इससे हमें क्या पता चला, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। फाइनली जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, जितना इनिशियली था पहले, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के जो फाइनल मोमेंटम है वही इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, यानी स्टार्टिंग में जितना इनिशियल मोमेंटम था दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के फाइनली भी उतना ही होगा। यही है मोमेंटम का कंजर्वेशन। चलिए आगे देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो अभी हमने डिराइव किया। क्या बोलता है लॉ, व्हेन no external force acts on two interacting objects their total momentum remains constant, it does not change। अभी देखा हमने इनिशियल मोमेंटम दोनों का मिला के और फाइनल मोमेंटम दोनों का मिला के कांस्टेंट था, इक्वल था, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। क्यों चेंज नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने देखा कैसे निकाला, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके हमने निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट्स देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। लेकिन हमें क्या बोला गया है, जब दो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा होगा तभी उन दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टक्कर खा रहे थे, अभी हमने देखा ए और बी, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था क्या, कोई थर्ड पार्टी फोर्स उनके ऊपर लग रहा था क्या, एक्सटर्नल फोर्स नहीं। जो फोर्सेस थे F1 और F2 उन दोनों के ही थे, F1 ए के ऊपर लग रहा था, F2 बी के ऊपर लग रहा था, उन दोनों के फोर्स थे, वो थर्ड फोर्स नहीं था उनके बीच में। इसलिए when no external force acts on two interacting objects their total momentum remains constant, it does not change। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसे बोल सकते हैं। जो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो जो दोनों का मिला के मोमेंटम का जो फाइनल होगा मैग्नीट्यूड वही जितना इनिशियल था उतना होगा। मोमेंटम गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। मोमेंटम क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों ऑब्जेक्ट में, जो कोलाइड हो रहे हैं उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन उनकी सम जो होती है, जो उनका टोटल होता है वो कांस्टेंट होता है। द मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द अदर इंक्रीजेस। एक का कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा, लेकिन दोनों मिला के जो होगा टोटल वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, when no external force acts on two interacting objects their total momentum remains constant, it does not change। या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, when two objects collide the total momentum before collision is equal to total momentum after collision। collision के पहले जो टोटल मोमेंटम था उतना ही collision के बाद टोटल मोमेंटम रहेगा। collision यानी टक्कर दोनों की, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से टक्कर हो रही है उन दोनों की, तो पहले जितना उनका मोमेंटम था टोटल उतना ही टोटल मोमेंटम बाद में रहेगा। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी आपको अच्छे से बताने के लिए मैं बुलेट का एग्जांपल लेके बताता हूं, गन और बुलेट का। चलिए देखते हैं। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन से बुलेट चली,
मास ऑफ बुलेट इक्वल टू m1 एंड मास ऑफ गन इक्वल टू m2। क्या बोला गया है? बुलेट का मास m1 है और गन का मास m2 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट u1 इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन u2 इज इक्वल टू 0। क्या बोला है? इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी होगी? 0। सीधी सी बात है। इनिशियल वेलोसिटी गन की जो बुलेट है वो स्टार्टिंग में मूव हो रही है क्या? वेलोसिटी है क्या उसकी? नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। और गन की भी इनिशियल वेलोसिटी 0। गन की कोई वेलोसिटी है क्या स्टार्टिंग में? इनिशियली नहीं, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1, लेकिन जब हम बुलेट चलाते हैं तो फाइनल कुछ तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी v1 हो गई। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू v2, जो हमें निकालनी है। हमने बोला था गन रिकॉइल होती है। रिकॉइल होती है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, तो किस वेलोसिटी से मूव होती है? v2 से, वो हमें पता करनी है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन v2, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट 0, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन 0। क्यों बोला ऐसा इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट 0? क्योंकि मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बुलेट की? 0 है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन भी 0, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है इनिशियल गन की वो भी 0 है, तो मास इनटू वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ गन इनिशियली 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट m1 v1, लेकिन फाइनल मोमेंटम m1 v1, क्योंकि इनिशियल भले ही 0 थी लेकिन फाइनल v1 थी वेलोसिटी, तो मोमेंटम m1 v1 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ गन m2 v2, और फाइनल मोमेंटम जो है गन का वो क्या हो गया? m2 v2, मास इनटू वेलोसिटी फार्मूला है मोमेंटम का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन मोमेंटम का लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। क्या बोलता है? कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था उतना ही बाद में रहेगा। अगर दो इंटरेक्ट हो रही बॉडी, अगर कोई इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो जो फाइनल मोमेंटम है वही इनिशियल मोमेंटम होगा। तो टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, या फिर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए रखते हैं इसमें टोटल फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों का फाइनल मोमेंटम बुलेट का m1 v1 और गन का m2 v2, दोनों की एडिशन हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम बोला है, लेकिन दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 प्लस 0 0, तो टोटल फाइनल मोमेंटम आ गया m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया 0। तो हमें इससे क्या मिला? m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। m2 v2 को राइट हैंड साइड में लेके गए तो माइनस साइन आएगा m2 v2। अगर इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा v2 की वैल्यू। क्या मिलेगी? v2 की वैल्यू हमें माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m2। हमें v2 की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m2। v2 की वैल्यू हमें मिल गई। v2 की वैल्यू कैसे निकाली हमने? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 थी, बुलेट की भी और गन की भी। फाइनल v1 हो गई बुलेट की वेलोसिटी, और गन रिकॉइल होगी तो उसकी भी कुछ फाइनल होगी, तो हमने v2 पकड़ लिया उसे। अब इनिशियल मोमेंटम गन का और बुलेट का दोनों का 0, क्योंकि उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेकिन फाइनल मोमेंटम जो होगा गन का और बुलेट का, वो क्या होगा? पहले तो गन का होगा, सॉरी बुलेट का होगा m1 v1 और गन का होगा m2 v2। अभी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। रख दिया हमने टोटल फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0 था, तो 0 प्लस 0 0 आने वाला है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रीअरेंज करेंगे तो v2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 होल डिवाइडेड बाई m2, ये हमें मिल गया। अभी जो गन रिकॉइल होती है वो बहुत कम स्पीड से रिकॉइल होती है, उसकी जो वेलोसिटी है रिकॉइल की वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? और जो बुलेट की वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हमें पता है बुलेट कितनी स्पीड से जाती है, हमारी आंख को दिखती भी नहीं बुलेट, इतनी स्पीड से जाती है, लेकिन गन इतनी कम वेलोसिटी से रिकॉइल होती है कि हमें लगता भी नहीं कि वो रिकॉइल हुई है। लेकिन जो बड़ी बड़ी गन्स होती है वो थोड़ा ज्यादा रिकॉइल होती है। हमारा जो शोल्डर है वो भी डिसलोकेट हो सकता है गन को चलाते समय, इसलिए गन चलाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोई भी गन नहीं चला सकता क्योंकि वो झटका देती है। अगर बड़ी गन होगी और झटका हो गया, झटका लग गया, तो हमारे कंधे को तकलीफ हो सकती है, हमारा कंधा डिसलोकेट हो सकता है। लेकिन जो रिकॉइल की स्पीड इतनी कम क्यों होती है गन की? क्योंकि गन का जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी देखिए m2 जो मास है वो किसका है? m2 मास गन का है, और m2 डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर कोई ज्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू होगी तो हमारी जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो इसलिए v2 की जो वैल्यू है वो कम है, लेकिन उसका साइन देखिए माइनस साइन आ गया साथ में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी v1 से ऑपोजिट है। अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन पीछे जाएगी। बुलेट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी गन की उसके ऑपोजिट होगी डायरेक्शन रिकॉइल होने की। तो इससे हमें पता चल गया, हमने निकाल ली गन की रिकॉइल की वेलोसिटी। बस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाए तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलिए आज के लिए इतना ही।
अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताऊंगा इसके ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चैनल पे नए हो तो ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।